Good morning, good morning, good morning, बच्चों. Welcome to the class. Good morning, good morning. तो आज आपकी फिजिक्स की क्लास हुई थी? मैंने आज अपनी क्लास के टाइम थोड़ा सा शिफ्ट करा दिया है क्योंकि आज ऑफिस जाना है. तो ये अब आपकी दूसरी क्लास है. गुड 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 गुड. तो आज थोड़ी सी शिफ्ट होती हुई बायो की क्लास टाइम से पहले होती हुई. हाँ ठीक है. यस चलिए. तो बच्चों आज हम कराएंगे टेस्ट सिलेबस. मैंने आपको पहले बताया था बेटा, स्ट्रक्चरल वाला पूरा चैप्टर आएगा. फ्रॉग आएगा, कॉकरोच आएगा, एनिमल टिश्यूज आएंगे. यस लेकिन मैम अब ऑफिस क्यों बोलते हैं? देखो सिंपल सा लॉजिक है. जहां मैं आती हूँ डेली तुम लोग को पढ़ाने के लिए, दिस इज अ प्लेस आउटसाइड माई हाउस. ठीक है, ये मेरे घर के थोड़ा सा 50 कदम चलने पर है. सो दिस इज कॉल्ड स्टूडियो. ठीक है, ये घर वालों को बताने के लिए है कि स्टूडियो जा रही हूँ मतलब कि यहाँ जा रही हूँ. ऑफिस जा रही हूँ वो समझ जाते गुड़गांव जा रही है. ठीक है, तो ऐसे डिफ्रेंशिएट कर रखा है. क्योंकि अगर मैं डेली हाँ बोलूँ ऑफिस जा रही हूँ तो वो कहेंगे हैं डेली गुड़गांव. ठीक है, तो वो ऐसे समझ जाते हैं कि अच्छा आज ऑफिस मतलब आज गुड़गांव जाना है. अच्छा आज स्टूडियो मतलब कि यहीं पास में जा रही है. ऐसे कोड वर्ड्स यार, कोड वर्ड्स, कोड लैंग्वेज. चलो भाई आज हम शुरू करने वाले हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर से. ठीक है, और काफी इंटरेस्टिंग और छोटा सा चैप्टर है बट बहुत शानदार बेसिक्स का चैप्टर है. अगर आपने ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझा तो आपके लिए जेनेटिक्स भी आसान हो जाएगी बच्चों. ये चीज आपको कोई बताएगा नहीं बट ये फैक्ट है कि सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन इज टेक्निकली बेसिक्स ऑफ योर जेनेटिक्स. क्योंकि यहीं पे होमोलोगस क्रोमोसोम कैसे डिवाइड कर रहा है, कैसे एलील है, कहाँ क्रोमोसोम है, ये सब चीजें आपके बेसिक्स हैं. अगर आपने ये चैप्टर अच्छा कर लिया सो आप समझिए कि आपके जेनेटिक्स के जो फाउंडेशन है वो बहुत स्ट्रांग बनेगी, वरना आपकी नहीं बनेगी. ठीक है, तो इस चैप्टर पे थोड़ा ज्यादा टेंशन देते हुए, ऐसा नहीं कि छोटा बे चल 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 वही 4 सवाल आते हैं चल 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 चल, ऐसे बिल्कुल ट्रीट नहीं करना है इस चैप्टर को, वरना फंस जाओगे बुरी तरह. ठीक है, चलिए तो अब हम शुरू करते हैं. 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं इसके एग्जाम में. ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स इसके बाद होगा. बट आप लोग को नहीं लगता कि मैम को तुमसे ज्यादा पता है सिलेबस कंप्लीशन के बारे में, जो आप लोग बार बार एक ही चीज लिखते रहते हैं चैट सेक्शन में? आपको ऐसा लगता है कि मैं आपको चैप्टर छुड़वा दूंगी और अगर इतने बड़े बड़े चैप्टर छुड़वा दूंगी मुझे पता नहीं चलेगा, आई कैन डू दिस मिस्टेक, जबकि हमारा पूरा प्लानर होता है एक. यस आपको क्या लगता है ये? नहीं ना, तो इसलिए बेटा ऐसे सवाल मत पूछा करो. सच बता रही हूं मैं. आई नो वट आई हैव टू टीच, हाउ मच आई हैव टू टीच, वट आई हैव टू कवर. तो आप लोग मत टेंशन लिया करो, आपको बस पढ़ने की टेंशन लेनी है. अगर आपने वो टेंशन ले ली तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे. ठीक है, चलिए आइए बच्चों. तो आज हम करेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन. बट बिफोर आई स्टार्ट विद द चैप्टर आई विल स्टार्ट विद बेसिक्स ऑफ द चैप्टर. तो यहां पे आप लिखेंगे बेसिक्स, बेसिक्स और कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेल साइकिल एंड डिवीजन. ये वो चीज है जो आपको एनसीईआरटी में देखने को नहीं मिलेगी बच्चों. ठीक है, तो आज यहां से स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले बच्चों मैं एक स्ट्रक्चर बनाने वाली हूं, सब ध्यान से देखेंगे स्ट्रक्चर को. शायद आप इस स्ट्रक्चर को जानते भी होंगे क्योंकि ये हम बचपन से इस स्ट्रक्चर के बारे में सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं. अगर आप पहली बार भी पढ़ रहे हैं तब भी आप इस स्ट्रक्चर को जानते होंगे. क्यों? क्योंकि ये हमारे अंदर होता है यार. ये क्या होता है? डीएनए होता है. क्या है बच्चों? ये डीएनए. ये क्या हमारा डीएनए. कोई फुल फॉर्म बता सकता है डीएनए की कि ये एसिडिक होता है नेचर में या बेसिक होता है नेचर में? इसकी फुल फॉर्म में इसका आंसर लिखा है. तो भाई क्या है? डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. सो डीएनए एक ऐसा कंपाउंड है, ऐसा मॉलिक्यूल है जो एसिडिक इन नेचर है. तभी तो हमारे हमारे जीन्स के अंदर ये एसिड है.
इसलिए हम लोग को गुस्सा आ जाता है बच्चों, ठीक है, फिर हम जहर उगलने लगते हैं, फिर हम सच बोलने लगते हैं, अबे चल चल खुद से तो नीट हो नहीं रहा, मुझे आ रहा है ज्ञान पेलने, ठीक है। तो वही एसिड भरा पड़ा है, बस तुम्हें जगाना है, उस ज्वालामुखी को फोड़ना है, बस उसे वहां तक टच करना है कि बस फिर तो देख क्या एसिड निकलेगा, ठीक है। अब देखो बेटा, अगर इसकी लेंथ की बात करें, इसकी लेंथ की बात करें तो 2.25 मीटर कमीज जितना लंबा होता है हमारा डीएनए, यानी कि इट इज समवट अराउंड 2.2 मीटर लॉन्ग, इतना लंबा होता है डीएनए। बट क्या ये हमें दिखता है गाइस? नहीं। क्या ये हमको दिखता है? नहीं। तो यानी कि भगवान ने इसको ऐसा पैक किया है कि इट इज ऑलमोस्ट इनविजिबल, हमें नहीं दिख रहा बट हमारे अंदर है। सोचो, एक ऐसी चीज जो हमारे अंदर है बट हमें दिख नहीं रही है। व्हाट एन अमेजिंग पैकेजिंग गाइस, द गॉड हैज डन दिस पैकेजिंग, ठीक है। ऐसे ही गिफ्ट रैप तुम्हें सनी अपनी गर्लफ्रेंड के लिए करना है कि दिखे ना बिल्कुल भी, कहना ढूंढो, ढूंढना तुम्हारा काम है, मैं तो गिफ्ट लाया था, ठीक है। तो ऐसे करना। अब यहां पे इस डीएनए की हम पैकेजिंग करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? पैकेजिंग। जब हम इस डीएनए की पैकेजिंग करते हैं तो इसको कहते हैं कंडेंसेशन। ये वर्ड हम इस चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज करेंगे। तो जब भी मैं शब्द यूज करूंगी कंडेंसेशन, तो आप समझ जाना कि मैम पैकेजिंग की बात कर रही है। किसकी बात कर रही है मैम? गाइस, यस, किसकी बात कर रही है मैम? पैकेजिंग की। सो कंडेंसेशन मींस पैकेजिंग। यहां पे कंडेंसेशन का मतलब पैकेजिंग है, केमिस्ट्री में नहीं है। कभी पता लगे केमिस्ट्री के पेपर में मैम पैकेजिंग ऑप्शन में ही नहीं था यार, मैं टिक क्या लगाता, ऐसा काम मत करके आना, ठीक है। तो यहाँ पे डीएनए है, अब डीएनए की पैकेजिंग कर रहे हैं। अब डीएनए की पैकेजिंग करने के लिए गिफ्ट रैपर तो चाहिए, है ना, एस्थेटिक वाला रिबन भी लगाने का है गाइस। तो यहाँ पे हम कुछ हिस्टोन प्रोटीन्स ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं बच्चों? यहाँ पे हम हिस्टोन प्रोटीन्स। वापस से मैम के साथ सब बोलेंगे एक बार, हिस्टोन प्रोटीन्स। ये जो हमारे हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, ये बेसिक प्रोटीन्स होते हैं जो एसिड के साथ चिपक के उसकी एसिडिटी को नलीफाई करते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे कि आपने देखा होगा, पापा जब जाम फंसा होता है तो पापा भी लाइक, अब हटे यहां से, नालायक, गाड़ी चलानी नहीं आती। मम्मी, नहीं नहीं जी, नहीं नहीं, जो छोड़ो ना झगड़ा, अरे छोड़ो छोड़ो, अरे मिठाई लेने जा रहे हैं, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, हमेशा ये होता है। और पीछे बच्चे भी लाएगा, अरे लड़ो लड़ो लड़ो। तो ये क्या है? दिस इज नलिफिकेशन। एक एसिड है, एक बेसिक है, इसलिए हमेशा पैकेजिंग बेसिक के साथ होगी, सो दैट उसकी एसिडिटी को कम किया जा सके, न्यूट्रलाइज किया जा सके, ठीक है बच्चों। तो यहां पे हमने हिस्टोन प्रोटीन्स लिए हैं। इस हिस्टोन प्रोटीन्स के अगर आप आसपास देखेंगे तो डीएनए कुछ इस तरीके से रैप्ड होता है। ये देखिए, इस तरीके से हमारा डीएनए के आसपास रैप्ड होता है। ये देखो, ये ऐसा स्ट्रक्चर बनता हुआ। तो ये जो येलो कलर के हैं, ये क्या है? एक बार जल्दी से सब बताएंगे। ये जो येलो कलर के मैम ने ड्रॉ किए है, क्या है ये? हिस्टोन प्रोटीन्स। क्या ये? हिस्टोन प्रोटीन्स। ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, इनका नेचर क्या होता है? जल्दी बताओ मैम को चैट सेक्शन में। बोला करो मैम के साथ बायोलॉजी। सुनने नहीं आए हो, मैं भजन संध्या के लिए नहीं आती हूं। बोला करो जितना क्लास में बोल सको। बेसिक लिखा नहीं जा रहा, टाइप नहीं हो रहा, तो बोला करो क्लास में। घर वालों को पता लगना चाहिए कि जी स्क्वायर मैम आ चुकी है, गामा मैम आ चुकी है। तो ये कैसे होते हैं? बेसिक इन नेचर। और इसके आसपास क्या लिपटा हुआ है? क्या लिपटा हुआ है इसके आसपास? इसके आसपास लिपटा हुआ है डीएनए। तो जब हमारा ये पूरा स्ट्रक्चर, जब डीएनए प्लस हिस्टोन ये कॉम्प्लेक्स बनता है, डीएनए प्लस हिस्टोन इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम। ये क्या बना है? ब्लू वाला डब्बा क्या है? दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन विच इज टुगेदर इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम, ठीक है। तो यहां पे हमारी पैकेजिंग शुरू हो चुकी है। अब आगे चलते मेरे प्यारे बच्चों, इसी में द स्ट्रक्चर लुक्स लाइक अ बीड ऑन द स्ट्रिंग। द स्ट्रक्चर looks like beads on the string, just like जपने की माला होती है ना, हमारी तुलसी माला, कमल माला, ये सारी मालाएं होती है जिसमें बीड्स होते हैं और धागे होते हैं जिससे वो जुड़ा होता है। बिल्कुल वैसा ही हमें डीएनए दिख रहा है। सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज बीड्स ऑन स्ट्रिंग एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज क्रोमेटिन। क्या कहते हैं स्ट्रक्चर को? क्रोमेटिन। तो अगर नीट में मैं ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछूं या क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बेटा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रोमेटिन एंड डीएनए, तो आप कहेंगे डीएनए अकेला है, क्रोमेटिन के पास हिस्टोन है।
ये पैक्ड नहीं है, ये पैक्ड है। जो पैक्ड होता है उसे हम क्रोमेटिन कहते हैं, विच लुक्स लाइक बीड्स ऑन द स्ट्रिंग, ठीक है। एंड द वर्ड क्रोमेटिन, दिस वर्ड क्रोमेटिन वॉज क्वाइंड बाय डैश, ये मैंने लास्ट चैप्टर में कराया था, शायद कल की ही क्लास में कराया था, क्वाइंड बाय डैश। तो ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हम आपस में रिलेट करते हुए चलेंगे, जिससे कि ये सारी चीजें हम बार बार रिवाइज कर सके पूरी बायोलॉजी में। इट वॉज फ्लेमिंग, वेरी गुड। कौन थे वो? इट वॉज फ्लेमिंग हु कॉइंड द टर्म क्रोमेटिन। ठीक है बच्चों, अब आगे और चलते हैं, चले आगे। क्या लग रहा है ये फुली कंडेंस्ड है? अभी बेटा मोर कंडेंसेशन, अब इसको और पैकेजिंग होनी है, मोर पैकेजिंग, मोर कंडेंसेशन। इतना पैक कर देंगे कि दिखे ही ना, बिल्कुल भी दिखना ही नहीं चाहिए। कैसे पैक करेंगे, चलो आओ देखते हैं। अब देखो, ध्यान से देखा, टा ना 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 ना, टा ना 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 ना, भूल न जाना ओ जाने जाना। ये देखिए, अब शायद आप रिलेट कर पा रहे होंगे स्ट्रक्चर को। ये मैंने हिस्टोन प्रोटीन्स बना दिए, ये सारे हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, ये देखिए हिस्टोन प्रोटीन्स। नाउ इफ आई ड्रॉ अ स्ट्रक्चर लाइक दिस, जस्ट लाइक दिस, व्हाट डज दिस स्ट्रक्चर लुक्स लाइक नाउ? अब ये स्ट्रक्चर कैसा लग रहा है? This looks like the most packed form of DNA. This looks like the most condensed form of DNA. And this highly packed form is called as chromosome. तो क्रोमोसोम क्या है? सबसे ज्यादा पैक्ड डीएनए फॉर्म है। क्या है? सबसे ज्यादा पैक्ड डीएनए फॉर्म। तो ये कौन सा फॉर्म है? दिस रिप्रेजेंट्स क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम का ये बीच वाला कौन सा कॉन्स्ट्रिक्शन है? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है या सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है? जो मैंने रेड कलर से बनाया है, दिस रिप्रेजेंट्स प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। कल की क्लास भी थोड़ी थोड़ी रिवाइज करते हुए चलते हैं, ठीक है। सो ये क्या है? दिस रिप्रेजेंट्स अ प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, एंड व्हेन प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन इज प्रेजेंट, इट इज कॉल्ड एज डैश। क्या कहते हैं इसको? व्हाट इज अ प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कॉल्ड एज? इट इज कॉल्ड एज सेंट्रोमियर। It is called as what? It is called as centromere. ये हमारा सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के ऊपर वाला आजा, पारो पारो आजा, यानी कि दिस स्टैंड फॉर पी आर्म, एंड जो नीचे वाला है सेंट्रोमियर के नीचे वाला, दिस स्टैंड फॉर क्यू आर्म। क्यों आ रही है पारो? ठीक है, पारो आजा, क्यों आ रही है पारो? P एंड Q। इफ इन दिस केस P इक्वल्स टू Q, तो ये कौन सा टाइप का हो जाएगा क्रोमोसोम? दिस बिकम्स मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम इफ P इक्वल्स टू Q। क्या यहां तक सबको क्लियर है? एक बार जल्दी से सब बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे, तभी हम आगे चलेंगे। सो इसके नीचे मैं लिख देती हूं, क्रोमोसोम रिप्रेजेंट्स मोस्ट कंडेंस्ड फॉर्म। यहां तक सबको क्लियर? बहुत बेसिक था, इसको बना लीजिए कॉपी में। जब आप बना ले तो मुझे बता देना। डन? चलिए अब आगे चलते हैं, अब और बेसिक्स पे चलते हैं। अभी बेसिक्स हमारे खत्म नहीं हुए हैं। अब मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाती हूँ, आता है तो बता देना, नहीं भी आता तो घबराना मत बस। ओके,
यहां मैंने क्रोमोसोम्स बनाए। कुछ सवाल पूछा मैंने, क्यों बता रहे हो सिस्टर क्रोमेटेड? अभी मैं पहले पढ़ाऊंगी, फिर तुम्हें जवाब देना है, क्योंकि गलत दे रहे हो सब। ठीक है, यस। अब ध्यान से सुनो, यहां पे मैंने 4 क्रोमोसोम बनाए हैं। सबसे पहली चीज, मैंने कितने क्रोमोसोम्स बनाए हैं ये बताओ। बस जो जो पूछती जाऊं वैसे वैसे बताते जाओ, अपने आप स्टोरी क्लियर हो जाएगी। 4 क्रोमोसोम मैम ने बोर्ड पे बनाए हैं, 2 हरे रंग के, 2 रेड कलर्स के हैं। ठीक है, जिसमें से दिस रिप्रेजेंट्स, ये दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम। ये भी होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये भी होमोलोगस क्रोमोसोम है। अब आप कहेंगे मैम आपने तो कलर वाइज बना दिया इसलिए हमने पहचान लिया। वैसे होमोलोगस क्रोमोसोम होते क्या है पहले आप ये समझाइए। चलिए बच्चे, ये मैं समझाती हूँ, ध्यान से देखो। अब होमो का मतलब है सेम, होमो का मतलब क्या है? सेम। लोगस का मतलब है लोसाई। क्या मतलब है? लोसाई, सेम लोसाई। अब आप कहेंगे मैम ये लोसाई का मतलब क्या है, ये लोकाई का मतलब क्या है, आप ये भी समझाइए। चलिए अब देखिए ध्यान से। लोसाई, लोकाई का मतलब क्या होता है? इट इज एड्रेस ऑफ अ जीन, इट इज अ लोकेशन ऑफ अ जीन, इट इज अ लोकेशन ऑफ अ जीन ऑन अ क्रोमोसोम, on a chromosome, या address of a gene on a chromosome. This is the meaning of loci, location of a gene on a chromosome. और आगे क्या है? homologous, homo means same, same location of a gene. ठीक है, that is your homologous chromosome. तो अगर बच्चे देखिए, अब ध्यान से देखिएगा इधर, अगर यहां पे मान लीजिए आपका आई जीन है, तो होमोलोगस क्रोमोसोम पे यहां पे भी आपका आई जीन ही होगा, तभी इन्हें होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं, बिकॉज यहां पे अरेंजमेंट ऑफ जीन्स आर सेम। ठीक है, कैसे है जीन अरेंजमेंट? सेम होता है जीन अरेंजमेंट, ठीक है, इन होमोलोगस क्रोमोसोम। अब यहां पे अगर आप ग्रीन और रेड को देखेंगे, मे भी यहां पे आई जीन प्रेजेंट है, यहां पे आपका हेयर जीन प्रेजेंट हो, क्योंकि इस लोकेशन पे आई होना चाहिए और यहां पे इस वाले पे हेयर है, दैट मींस दे आर नॉट होमोलोगस क्रोमोसोम बिकॉज दे डू नॉट शेयर द सेम अरेंजमेंट ऑफ जीन्स. So when two chromosomes showing same arrangement of genes, they are called as dash. When two chromosomes showing या representing same arrangement of genes, such chromosome pair is called as homologous chromosome pair. ठीक है, when two chromosomes represents different arrangement of genes, they are called as non-homologous chromosomes. हेट्रोलोग आए अबे नॉन होमोलोगस बोलो तुम। यस, नॉन होमोलोगस। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? व्हाट इज अ होमोलोगस क्रोमोसोम, व्हाट इज अ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम? एवरीबडी इन द चैट सेक्शन, फिर मैं डेफिनेशंस लिख पाऊंगी इसकी। ठीक है, बहुत सिंपल है, जैसे कि मैंने आपको बताया, कलर वाइज बनाते चलो, सब कुछ बहुत सिंपल लगेगा आपको। अब आते हैं सबसे पहले डेफिनेशन, होमोलोगस क्रोमोसोम। अब तो डेफिनेशन आप ही बता सकते हैं। होमो का मतलब सेम, लोगस मतलब लोसाई, लोसाई मतलब लोकेशन ऑफ अ जीन ऑन अ क्रोमोसोम। ठीक है, व्हेन टू क्रोमोसोम्स शेयर और रिप्रेजेंट सिमिलर अरेंजमेंट ऑफ जीन्स, दे आर कॉल्ड एज होमोलोगस क्रोमोसोम। सेकंड कौन सा था हमारा? नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। ये सारे टर्म्स अभी आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे, इसलिए मैं टर्मिनोलॉजी समझा रही हूं बिफोर आई स्टार्ट विद द चैप्टर। नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम ये क्या होता है? ये देखिए, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, दीज आर व्हेन टू chromosomes do not share
सिमिलर अरेंजमेंट ऑफ जीन्स। ठीक है, लिखो सब, बस इतना लिखो। अब थर्ड स्लाइड पे चलेंगे हम। एक ग्रीन और एक रेड है नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। यस, आगे चले बच्चों। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड। ये दोनों क्या है मेरे? होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या बच्चों? ये हमारा होमोलोगस क्रोमोसोम, सेम कलर बनाया ना, होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, अब इसको रेप्लिकेट करना है क्योंकि इसका सेल डिवीजन होने वाला है, रेप्लिकेशन। तो यानी कि यहां पे अब हम कौन सा स्टेप करेंगे? डीएनए रेप्लिकेशन। कौन सा स्टेप करेंगे? डीएनए रेप्लिकेशन, जो कि होता है एस फेज में। अब ये सब मैं पढ़ाऊंगी, डोंट वरी, डिटेल में अभी सब पढ़ेंगे। अब डीएनए रेप्लिकेशन करना है। रेप्लिकेशन में क्या है? 1 से 2 बनाएंगे, 1 से 2, 1 का 2, 1 का 2, 1 का 2, 1 का 2। अगर इसके पास एक डीएनए है तो इसके पास 2 डीएनए होना चाहिए। इसके पास एक डीएनए तो इसके पास भी कितना डीएनए होना चाहिए? 2 डीएनए होना चाहिए। यानी कि रेप्लिकेशन करना है हमको। अब रेप्लिकेशन कैसे होता है? देखिए, ये हमारा सेंट्रोमियर। क्या है हमारा? सेंट्रोमियर। पहले बनाओ सेंट्रोमियर। ये बनाया हमने पहले एक डीएनए, ये एक डीएनए बनाया। अब ये एक कॉपी है, अब इसकी दूसरी कॉपी बनाइए। ये बन रहा है आपका दूसरा डीएनए। ये देखिए, ये बन गया दूसरा डीएनए। ऐसे ही ये एक और क्रोमोसोम है, इसके पास 1 कॉपी ऑफ डीएनए था। रेप्लिकेशन के बाद इसके पास क्या हो गया? 2 कॉपीज ऑफ डीएनए। सो ये जो स्ट्रक्चर है आफ्टर रेप्लिकेशन, द क्रोमोसोम लुक्स लाइक दिस। क्रोमोसोम इस तरीके से दिखेगा आफ्टर रेप्लिकेशन, क्योंकि इसके पास डीएनए कंटेंट डबल हो गया ड्यू टू रेप्लिकेशन प्रोसेस। देखिए बच्चों, पहले सेंट्रोमियर था, इसके पास क्या था? सिर्फ एक डीएनए की कॉपी थी। इसके पास भी क्या है? सिर्फ एक डीएनए की कॉपी। बट अगर आप यहां पे देखें, अब एक डीएनए से बन गया दूसरा डीएनए, इसके पास भी एक डीएनए से बन गया दूसरा डीएनए। ठीक है बच्चों, तो यहां पे बन गया आपके 2 डीएनए एक ही सेंट्रोमियर पे। ठीक है, इतना बनाओ। अब मैं इसको आगे एक्सप्लेन करती हूं, इसकी टर्मिनोलॉजी। ये दोनों आपस में क्या है? होमोलोगस क्रोमोसोम। ये आपस में क्या है? होमोलोगस क्रोमोसोम। एक घर, अब ध्यान से सुनना, ट्रिक बता रही हूं। एक घर में रहती हैं 2 बहनें। एक घर मतलब एक सेंट्रोमियर से अटैच्ड हैं 2 क्रोमेटिड्स। तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगी? सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे? सिस्टर क्रोमेटिड्स, क्योंकि एक घर में रहती हैं 2 बहनें। यहां पे भी क्या है? एक घर है और उस एक घर में क्या रहती हैं? 2 बहनें। ये भी हो गए सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, अब नेक्स्ट, अगर आप देखिए ये वाला और ये वाला, ये इस घर में रहती है, ये इस घर में रहता है, तो ये सिस्टर क्रोमेटिड्स है या नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है? नाउ दिस इज माय क्वेश्चन टू यू पीपल। अब इनके घर देखो, अलग अलग है ना घर, सेंट्रोमियर अलग अलग है। सेंट्रोमियर इज होम, घर है वो, अगर देखा जाए तो ये दोनों अलग अलग घरों में रहती है, तो बहनें थोड़ी हैं। तो ये क्या कहलाएंगी? नॉन सिस्टर
क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस या नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। अब समझ में आया सिस्टर क्रोमेटिड क्या होता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है। ये तीन शब्द है जिसके बिना ये चैप्टर है बकवास, क्योंकि समझ ही नहीं आएगा बच्चे को इसके बिना, कुछ भी कर लो तुम। नहीं, नॉन होमोलोगस क्यों बोलेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के सिस्टर क्रोमेटिड और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड की बात हो रही है भाई। वन सेंट्रोमियर रिप्रेजेंट्स वन क्रोमोसोम, यस। अब आते हैं इसी पे ही, हम एन वैल्यू और सी वैल्यू समझाती हूं मैं आपको। 2n is a diploid number of chromosomes in cell, while single n represents haploid number of chromosomes in cell. 2c value represents the total amount of DNA in cell. So n represents the number of chromosomes, c represents the amount of DNA. अब देखते हैं बच्चों, मान लीजिए कि एक सेल है, अब इसी डायग्राम को देखते हैं। मान लीजिए एक सेल है और इस सेल का न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। कैन यू टेल मी व्हाट इज द 2n नंबर एंड 2c नंबर हियर? 2n इज अ डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो इसका क्या होगा, डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होगा, कितने क्रोमोसोम है इस न्यूक्लियस, इस सेल के अंदर? 1 and 2। अमाउंट ऑफ डीएनए, कितना डीएनए है इन क्रोमोसोम्स में? इसके पास एक डीएनए है, इसके पास भी एक डीएनए, तो डीएनए कितना हो गया? 2 पिकोग्राम, लेट से। अब आते हैं रेप्लिकेशन के बाद, देखते हैं रेप्लिकेशन के बाद अगर देखें, ये हमारा है न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं? यहां पे भी 2 हैं, यहां पे भी 2 ही है, क्योंकि 2 ही सेंट्रोमियर है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन, 2 ही है, तो फिर डबल क्या हुआ? डबल हुआ हमारा अमाउंट ऑफ डीएनए। यहां पे एक कॉपी डीएनए की थी, अब 2 कॉपी हो गई डीएनए की, बट सेंट्रोमियर एक ही है। यहां पे भी एक कॉपी थी डीएनए की, यहां पे भी 2 कॉपी हो गई डीएनए की, बट सेंट्रोमियर एक ही है। तो टोटल नंबर ऑफ डीएनए कितना हो गया? 1 2 3 4 आफ्टर रेप्लिकेशन, तो ये हो गया 4 पिकोग्राम। तो एस फेज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल होता है या अमाउंट ऑफ डीएनए डबल होता है? बताइए जल्दी से चैट बॉक्स में, क्या चीज डबल होती है ड्यूरिंग एस फेज? अमाउंट ऑफ डीएनए। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम, it is amount of DNA which becomes double during S phase. यही थे आपके बेसिक्स, बस ये 3 स्लाइड थी आपके बेसिक्स। तो एक बार इसको वापस देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या था? डीएनए। डीएनए को हमने पैक किया कंडेंसेशन की। पैकिंग के लिए हमने कौन से प्रोटीन यूज किए? हिस्टोन प्रोटीन्स यूज किए। कौन से यूज किए? हिस्टोन प्रोटीन्स, जो बेसिक इन नेचर होते हैं। फिर हमारे एक स्ट्रक्चर निकल के आया जिसका नाम था न्यूक्लियोसोम, which is DNA wrapped around histone is called as nucleosome. It looks like a bead on the string structure which is called as chromatin, and the word chromatin was coined by Fleming. उसके बाद जब और ज्यादा कंडेंसेशन होता है और ज्यादा पैकेजिंग होती है, so this forms chromosome, ये क्रोमोसोम बनाता है।
क्रोमोसोम में बीच में होता है प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन जिसे हम सेंट्रोमियर कहते हैं। इसके ऊपर वाला आर्म पी होता है, इसके नीचे वाला क्यू आर्म होता है। दिस रिप्रेजेंट्स अ मोस्ट कंडेंस फॉर्म ऑफ पैकेजिंग। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट। अगर सेम अरेंजमेंट ऑफ जीन है दो क्रोमोसोम्स पे, तो ऐसे क्रोमोसोम्स को हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। अगर अरेंजमेंट ऑफ जीन डिफरेंट है दो क्रोमोसोम्स पे, तो ऐसे क्रोमोसोम्स को हम क्या कहते हैं? नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, सो होमोलोगस सिमिलर अरेंजमेंट ऑफ जीन्स, नॉन होमोलोगस नॉन सिमिलर अरेंजमेंट ऑफ जीन्स या डिफरेंट अरेंजमेंट। फिर आते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि एस फेज की बात करेंगे, जब डीएनए क्या होगा? रेप्लिकेट होगा। पहले हमारे पास दो क्रोमोसोम है, अभी भी दो क्रोमोसोम है, बट डीएनए की कॉपी डबल हो गई बिकॉज ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो एक घर में पहले जहां एक बहन रहती थी, अब दो बहनें हो गई, तो ऐसी बहनों को हम सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं, बिकॉज दे लिव इन द सेम हाउस, सेम सेंट्रोमियर से कनेक्टेड होती है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा कौन सा आता है बच्चों? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स की जब दो बहनें डिफरेंट घर में रह रही है, तो ऐसी बहनों को हम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। So amount of chromosomes remains same. It is the amount of DNA which becomes double during S phase or replication phase. ये था पूरा बेसिक्स ऑफ सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है, आइए चले, अब आते हैं यहां पे सेल साइकिल सेल डिवीजन का पूरा साइकिल बनाते हैं। आ जाओ। ओके, आराम से बनाना, सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये। Okay, this is M phase, this is P, metaphase, anaphase, telophase. Oh, this is cytokinesis, C phase. This is G naught. ठीक है, पहले ये सर्कल बनाओ, फिर इसकी लेबलिंग सिखाती हूँ। अच्छा, इसकी लेब सेल साइकिल लिख लो। अरे सेल साइकिल बेसिक्स नहीं, बेसिकली वी आर स्टार्टिंग विद द चैप्टर नाउ। सेल साइकिल, कोशिका चक्र। ठीक है, लो, ये वो डायग्राम है जो एनसीईआरटी का है। हेप्लॉइड और डिप्लॉइड में समझ नहीं आया? जब आपके पास दो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जैसे कि अगर ह्यूमंस का देखे तो हमारा डिप्लॉइड नंबर कितना है क्रोमोसोम्स का? 46, और हेप्लॉइड नंबर कितना है जो गेमीट में होता है? 23। व्हेन यू हैव हाफ क्रोमोसोम्स इन योर सेल, यू कॉल इट अ हेप्लॉइड सेल। वैसे हेप्लॉइड और डिप्लॉइड मतलब प्लांट किंगडम मैंने पूरा पढ़ाया, वहां पे पूरा हेप्लॉइड डिप्लॉइड बताया था, क्योंकि गेमीटोफाइट हेप्लॉइड होता है, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होता है। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे। बना लिया सबने? अब मैं इसे एक्सप्लेन करूं? हाँ जी,
सॉरी बेटा श्रेयांश, मैं बहुत बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, प्लीज क्लास में सुना करो अच्छे से, मैं रिवाइज भी करा चुकी हूँ। आइए बच्चों, तो अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये कोशिका चक्र, ये सेल साइकिल है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि जब हम खाना बनाते हैं तो खाने की प्रिपरेशन करने में हमें क्या लगता है, एक दिन लग सकता है, कोई दावत है एक दिन लग सकता है, ठीक है, और लोगों को वही भोजन ग्रहण करने में 1 घंटा लगता है। तो इससे ये बात तो क्लियर है कि प्रिपरेशन टाइम इज ऑलवेज ग्रेटर देन द टाइम स्पेंड ऑन द एक्चुअल एक्ट, ठीक है। जैसे कि नीट की तैयारी आप करते हैं साल भर, बट वो 3 घंटे डिसाइड करते हैं कि नीट कैसा होगा, कैसा आपका मार्क्स आएगा। सो द 99% ऑफ द टाइम यू आर ऑलवेज प्रिपेयरिंग फॉर दैट पर्टिकुलर मोमेंट, जिससे आपकी लाइफ बदल सकती है। तो ऐसे ही बेटा सेल साइकिल, सेल डिवीजन भी होता है। इस कोशिका चक्र में बेचारा 90% ऑफ द टाइम स्पेंड करता है प्रिपरेशन में, और 10% टाइम स्पेंड करता है बेचारा किसमें, माइटोसिस में, द एक्चुअल इवेंट ऑफ सेल डिवीजन। सो प्रिपरेशन में हमेशा ज्यादा टाइम लगता है एज कंपेयर टू एक्ट, ठीक है बच्चों। अब आते हैं यहां पे, तो यहां पे अगर आप देखेंगे बच्चों, तो ये वाला जो पार्ट है हमारा, दिस इज ऑल प्रिपरेटरी फेज और इंटरफेस। प्रिपरेटरी फेज को और किस नाम से कहते हैं बच्चों, इंटरफेस, और क्या कहते हैं, इंटरफेस। सो प्रिपरेटरी फेज, इंटरफेस, ठीक है। अब यहां पे प्रिपरेटरी फेज में भी जो पहला फेज आता है उसे हम कहते हैं G1 फेज, द गैप फेज 1। उसके बाद जो दूसरा प्रिपरेटरी फेज आता है उसे हम कहते हैं एस फेज। क्या कहते हैं बच्चों इसको, एस फेज, और सिंथेसिस फेज और द सिंथेटिक फेज। फिर आता है बच्चों नेक्स्ट G1 S एंड नेक्स्ट G2 फेज। ये कौन सा हमारा G2 फेज। अरे ये बार बार लाइन क्यों आ जा रही है, अच्छा परमानेंट ही है क्या। दिस इज आवर G2 फेज। फिर उसके बाद हमारा आता है एम फेज, यहां से P से लेके दिस इज आर एम फेज और माइटोटिक फेज, ये वाला। अब आप कहेंगे मैम ये येलो वाला क्या है, ये येलो वाला पता है क्या है, मैं बताऊं, ये वो फेज है जब बच्चा नीट का एग्जाम दे चुका है, उसको पता है उसने कैसा दिया है, अब वो कह रहा है मैं नहीं करूंगा आगे कुछ भी, ना जी ना, मुझे कुछ करना ही नहीं अभी 10 दिन के लिए, भाड़ में जाए दुनिया, ठीक है। अब जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक मैं कोई फैसला नहीं लूंगा, जीना है मुझे इस फेज में। दिस इज कॉल्ड G0 फेज, जिंदा है पर कुछ करना नहीं चाहता, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज G0 और क्विंसेंट फेज, G0 और क्विंसेंट फेज, यस, एयरप्लेन मोड वाला, कहते हैं ना बस अब मुझे कुछ करना ही नहीं है। जैसे मैं अपने बारे में बताती हूँ, हम जनवरी से बहुत यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, ठीक है, उसके बाद बैच होता है, फिर वीडियोस बनाते हैं, बट जून, मई एंड जून ऐसे महीने होते हैं मेरा बिल्कुल मन नहीं होता यूट्यूब पे पढ़ाने का, ऐसा लगता है बस आई ऑल्सो नीड अ ब्रेक, बिकॉज हर टाइम पढ़ा रहे, यहाँ भी पढ़ा रहे, वहां भी पढ़ा रहे, आई ऑल्सो नीड अ ब्रेक। सो माई क्विंसेंट फेज या G0 स्टेज कौन सा है, मई एंड जून का महीना, नहीं पढ़ाना मुझे ठीक है, नहीं बनाना मुझे कंटेंट अभी, ये वो वाला फेज है। तो यहाँ पे हमारे 3 फेजेस अगर देखें, वैसे तो 2 फेज है, ये हमारा इंटरफेस यहां से यहां तक, ठीक है, और ये हमारा एम फेज। अब एम फेज में भी आप देखेंगे कि मैंने बहुत अलग अलग वर्ड्स लिखे, जैसे PMATC, ठीक है, ये सब वर्ड्स क्या है, चलिए आइए मैं बताती हूँ। P स्टैंड फॉर प्रोफेज, ये है प्रोफेज। M स्टैंड फॉर मेटाफेज, आप भी बता सकते हैं अगर आपको पता है तो। A स्टैंड फॉर एनाफेज एंड T स्टैंड फॉर टीलोफेज, T स्टैंड फॉर टीलोफेज। इन चारों फेजेस को हम क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस और न्यूक्लियर डिवीजन। ये चारों किसके पार्ट है, कैरियोकाइनेसिस विच इज अ न्यूक्लियर डिवीजन। फिर उसके बाद द C रिप्रेजेंट्स साइटोकाइनेसिस और दिस इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, साइटोकाइनेसिस। इसके बाद फाइनली मेरे पास 2 सेल इस तरीके से मिलेंगे सेल डिवीजन होने के बाद, ठीक है। G0 इज कॉल्ड एज क्विंसेंट स्टेज, क्विंसेंट स्टेज, ये इसकी लेबलिंग कर लो। अब इसको मैं पूरा लिखवाती हूं, इसको पूरा लिखवाती हूं। अभी तो सिर्फ हमने डायग्राम लेबल किया है कि कैसे कोशिका चक्र चलता है, अब इसको एक एक समझते हैं, एक एक पार्ट को समझते हैं, पूरे फ्लो चार्ट्स बनाते हैं बढ़िया तरीके से।
मैम जी नॉट भी इंटरफेज में आएगा, हाँ कह सकते हो। वैसे तो वो स्टेज सब में होता ही नहीं है, कुछ में होता है, कुछ सेल्स में नहीं भी होता है। मैम फेज को ही कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, हाँ। चलो आओ देखो इधर। सो सेल साइकिल, अगर नीट में क्वेश्चन आ रहा है सेल साइकिल इज डिवाइडेड मेनली इनटू हाउ मेनी पार्ट्स। चलो आंसर दो चैट सेक्शन में, इससे रिवाइज भी हो जाएगा जो हमने अभी समझा है, ये रिवीजन भी हो रहा है, समझ भी रहे हैं, ठीक है। सो सेल साइकिल कोशिका चक्र के दो भाग होते हैं, एक जो लंबा भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, इंटरफेस। ये कौन सा भाग है, इंटरफेस, ठीक है। और जो दूसरा छोटा सा भाग है, ठीक है, ये जो दूसरा छोटा सा भाग है, दिस इज कॉल्ड एज माइटोटिक फेज, दिस इज कॉल्ड एज माइटोटिक फेज, एम फेज। प्रिपरेटरी यानी कि इंटरफेस जो है हमारा प्रिपरेटरी फेज, इसमें 3 फेजेस होते हैं। वो 3 चीफ कौन से फेजेस है, जल्दी बताएंगे सब चैट बॉक्स में। यस, वो 3 कौन से फेजेस है ये आप बताएंगे। इसमें ना बेटा जी नॉट अभी हटा ही दो, ये काफी डिफरेंट ही होता है। यहां तक देखते हैं। यस, 3 होते हैं। सबसे पहला गैप 1, फिर सिंथेसिस, गैप 2, ठीक है। अब आते हैं माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज में भी आप देखेंगे 2 फेजेस चल रहे हैं, एक होता है न्यूक्लियर डिवीजन, एक होता है साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। तो जब न्यूक्लियर डिवीजन होता है उस फेज को क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी, यहां से देख के बताओ। when there is a nuclear division, what is that phase called as, that is called as karyokinesis। इसे क्या बोलते हैं, karyokinesis, ठीक है। जो दूसरा फेज है जिसमें साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज साइटोकाइनेसिस, दैट इज कॉल्ड एज साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस में भी 4 फेजेस हैं जो आपको दिख रहे हैं। वो कौन से फेजेस है, 4। यस एवरीवन, वो 4 फेजेस कौन से हैं। सबसे पहला कौन सा है, बिल्कुल देख के बताइए, पी मैट, पी मैट। यस प्यारे लाल, मेरा मैट लाके दो मुझे। तो पी क्या है, व्हाट इज पी, पी इज प्रोफेज, मैट एम इज मेटाफेज, ए इज एनाफेज, टी इज टीलोफेज। ये हो गया हमारे फेजेस। बेटा फेजेस सबको क्लियर है यहां तक, अगर आपको फेजेस क्लियर है तो आगे चला जा सकता है। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कैसे कैसे चीज चल रही है कोशिका चक्र में, ठीक है। अब आते हैं यहां पे जो एनसीईआरटी ने कुछ फैक्ट्स लिखे हैं। एक हम ले रहे हैं यीस्ट सेल और एक हम ले रहे हैं ह्यूमन सेल। कितना टाइम लगता है इंटरफेज में और कितना समय लग रहा है एम फेज में, जब एक यीस्ट सेल डिवाइड कर रहा है जो कि एक यूनिसेलुलर फंगस है, और एक ह्यूमन सेल जो कि एक यूकैरियोटिक एनिमेलिया सेल है। तो अगर यीस्ट का टाइम देखें प्रिपरेशन का तो वो 90 मिनट्स होता है, जबकि एम फेज होता है मात्र 9 मिनट्स का, 10% होता है इसका, ठीक है। वहीं पे ह्यूमन सेल का अगर हम देखें, ह्यूमन सेल का तो इंटरफेस कितना है, 24 आवर्स का, और सॉरी 23, सॉरी बेटा 23, जबकि एम फेज कितना है, 1 आवर का, 1 आवर। तो किसमें ज्यादा टाइम लग रहा है गाइस, किसमें ज्यादा टाइम लग रहा है, इंटरफेज में, एम फेज में। नाउ यू कैन एक्चुअली सी एंड टेल मी किसमें ज्यादा टाइम लग रहा है, इंटरफेज में, ना कि एम फेज, ना कि माइटोटिक फेज। लिखिए इसको, जब आप लिख ले तो बताइए, फिर हम फेजेस इंटरफेज से शुरू करेंगे, फेजेस ऑफ इंटरफेज। टन 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 तारा, टन 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 तारा, चलती है क्या 9 से 12, टन 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 तारा, ठीक है। चलो
अब सबसे बड़ी हेडिंग बच्चे आज के पहले लिखेंगे, फर्स्ट phases of interphase, also called as preparatory phase. चले, पहला कौन सा हमारा जीवन फेज। फर्स्ट लिखेंगे गैप 1 और जीवन फेज। लिखिए बच्चों, इस चैप्टर में बेटा थोड़ा सीरियस ही रहना पड़ता है ज्यादा, क्योंकि ना बहुत टेक्निकल चैप्टर है। देखो जब भी कोई भी चैप्टर टेक्निकल रहता है ना, वहां हमारे जोक्स कम हो जाते हैं। उसका रीजन क्या है, कुछ भी गलत समझ सकता है बच्चा। यस, ठीक है, तो 90 मिनट्स का 10% निकाल लेना, 9 मिनट्स। अच्छा, तो उसमें 81 लिखूं? नहीं, मैं 90 मिनट ही लिखूंगी, एनसीईआरटी ने ऐसे लिखा है। अभी हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना, तब उसमें देख लेंगे, ठीक है बच्चों। अब आ जाओ, गैप 1। पहले मुझे बताओ, जीवन के बाद कौन सा फेज आएगा? एस फेज आएगा। तो मैं तैयारी एम फेज की करूंगी, G2 फेज की करूंगी, या एस फेज की करूंगी? बताइए। मान लीजिए आपके घर में शादी है, पहले सगाई है, फिर हल्दी मेहंदी है, फिर शादी है। पहले किसकी तैयारी करोगे, शादी की करोगे या सगाई की करोगे? सिंपल सा लॉजिक बताओ, है ना। सीक्वेंस वाइज तैयारी करोगे ना, इवेंट्स के हिसाब से, कि ठीक है पहले सगाई है तो पहले सगाई की तैयारी करेंगे, पहले वो तो निपट जाए तब तो आगे शादी पे जाएंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही होता है बेटा। जीवन फेज में प्रिपरेशन चलेगी किस फेज की? एस फेज की। एस फेज क्या है? सिंथेटिक फेज। तो यहां पे जो सेल है उसको पता है कि मुझे डिवाइड करना है, और अगर मुझे डिवाइड करना है तो मुझे इस टाइम पे मेटाबॉलिकली एक्टिव होना पड़ेगा। आलस में मैं डिवाइड नहीं कर सकता, मुझे इस टाइम और दिनों के कंपैरिजन में ज्यादा एक्टिव होना पड़ेगा। सो द फर्स्ट पॉइंट इज, ड्यूरिंग जीवन फेज द सेल इज मेटाबॉलिकली वेरी एक्टिव। फर्स्ट पॉइंट गाइस, क्योंकि उसको पता चल चुका है कि उसकी मतलब कि उसे पता लग चुका है कि उसके साथ शादी होने वाली है, ठीक है। चल, तो इस टाइम पे जो बजट है उसे बढ़ाया जाता है, क्योंकि उसे पता है कि अब खर्चा आ रहा है, बजट बढ़ाया जाएगा, ठीक है। सारा घर का बजट एक ही जगह पे लगाया जाएगा। सो इस टाइम पे क्या होगा? द सेल साइज विल ग्रो सिग्निफिकेंटली। द सेल साइज grows significantly, ठीक है। अब हमको पता है बेटा, अब सामान ज्यादा लाना पड़ेगा, तो इस टाइम पे डुप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनेल्स, क्योंकि जब बंटवारा होगा, 2 सेल बनेंगे, तो वो कहेगा भाई मुझे भी माइटोकॉन्ड्रिया दे दे, वो कहेगा अरे मेरे को भी तो दे माइटोकॉन्ड्रिया, मेरे को भी तो पैसा बनाना है, ठीक है। वो कहेगा अबे मेरे पास ईआर नहीं है, गोल्जी नहीं है, वो कहेगा कि अरे यार हाँ सही बात है। तो बेटा इक्वल डिवीजन के लिए ऑर्गेनेल्स का क्या करना पड़ेगा आपको? क्या करना पड़ेगा? यस, डुप्लीकेशन। सो इस स्टेज पे हो रहा है डुप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनेल्स, क्योंकि बंटवारा इक्वल होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया का डुप्लीकेशन बाइनरी फिजन होगा, तो ज्यादा एटीपी बनेगी, ज्यादा एटीपी बनेगा तभी तो सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा, अगर देखा जाए तो। सो यहां पे इसके कारण क्या होगा? मोर एटीपी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा सेल में, और सेल कहेगा अब मैं तैयार हूं डिवीजन के लिए। गोल्जी, ठीक है, यहां पे और गोल्जी का सिंथेसिस होगा, जिससे और सिक्रीटरी वेसिकल्स बनेगी, ठीक है। मोर सिक्रीटरी वेसिकल्स। फिर उसके बाद तीसरा राइबोसोम्स, और राइबोसोम्स का डुप्लीकेशन होगा, जिससे कि मोर प्रोटीन सिंथेसिस हो सके, जो हेल्प करेगा डीएनए रेप्लिकेशन में। ये हमारे ऑल दीज इवेंट्स अकर इन जीवन फेज। यस, ग्रो भी इसलिए हो रहा है क्योंकि उसे पता आगे उसे क्या करना है, डुप्लीकेट। अब उसे पता है, अरे देखो ना यार, जब शादी होती है तो क्या
घर वर बनाते हैं बढ़िया, बेचारे लड़कों को पहली बार जिंदगी में कमरा मिलता है, वो भी अपने लिए नहीं, लड़की आने वाली है इसलिए। उससे पहले तो बेचारों को ऐसे ही आंगन में सुला देता है, भाई तू क्या करेगा, चल सो जा। और क्या जरूरत क्या है तुझे कमरे की, बता जरा, बता जरा। आंगन में सो जा, जाके ले जा अपनी चद्दर। तो पहले जगह बनाएंगे तभी ना कोई आएगा बेटा। यस, ऐसे समझा करो ना, अपनी डेली लाइफ से चीजों को रिलेट करके पढ़ा करो कि पहले जगह बनाएंगे तब दूसरा आएगा। कहाँ इज्जत मिलती है बताओ लड़कों को, कभी नहीं। जब मैं छोटी थी तो मेरा और मेरी सिस्टर का कमरा था, मेरा भाई तो बाहर दीवान पे सोता था जो ड्राइंग रूम में था। पहले उसमें दादी सोती थी, फिर दादी चल बसी, फिर भाई को मिल गया दीवान। अब हम जब शादी होके निकले, मैं और मेरी बहन, तब जाके उस बेचारे को एक कमरा मिला है। देखे कितनी इज्जत है उसके पास। दीवान, यू डोंट नो। अब देखो ये अंग्रेज बच्चे हैं, जो सिंगल बेड होता है ना, जिसपे डेरा डाले रखती है दादी लोग, उसके नीचे एक छोटा सा कबर्ड भी रहता है जो सिर्फ उनकी बेटियों को खोलना अलाउड होता है। हाँ, जिसमें निकलेगा कुछ नहीं, 4 पुरानी साड़ी मिलेगी, बट सिर्फ मेरी बेटियां खोलेंगी। यस, दीवान, सिंगल बेड, उसके नीचे एक छोटी सी तिजोरी जिसमें इतना छोटा सा ताला, चाबी यहां लटका के घूमती उन 4 साड़ियों की। यस, तुम्हारे घरों में नहीं होता कि ये सब? तुम बड़े हो यार, तुम अमीर लोग हो, हमारे घर में यही चलता था। यस, ओनली बेटी इज अलाउड टू ओपन। बहू ने हाथ लगा लिया तो ऐसे ऐसे नाक मणि बिठा के जाती है कि नाक डस लेगा। बहू नहीं खोल सकती। प्राण जाते जाते भी सुन, मेरी जो दराज है तू ही खोलियो और कोई मत खोलियो। बेटी भागी भागी आएगी, शायद माँ कुछ रख के गई है। ऐसे होता है बेटा। चलो आ जाओ, आते हैं नेक्स्ट फेज पे। नेक्स्ट फेज है हमारा जीवन के बाद कौन सा आता है? एस फेज। एस फेज और सिंथेटिक फेज या सिंथेसिस फेज लिखे बच्चों। ये सबसे डायनेमिक वाला फेज है, बेस्ड ऑन ट्रू लाइफ इवेंट। यस, दिस हैपेंस। चले, अब देखिए बच्चों इधर, तो यहाँ पे एस फेज है, सिंथेसिस फेज। इसमें क्या हो रहा है ध्यान से देखिएगा सब मेरे प्यारे बच्चों। अभी मैंने आपको समझाया था एस फेज में क्या होता है, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम होता है, डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए होता है। जल्दी से बता दो चैट बॉक्स में, क्योंकि अभी बेसिक्स में समझा के आई हूं। अब मैं नहीं समझाऊंगी, अब तुम बताने की कोशिश करोगे इसमें क्या हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है या क्रोमोसोम रेप्लिकेशन हो रहा है। सो दिस इज द स्टेज व्हेन वी हैव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, replication of DNA. The number of chromosomes remain dash while DNA content यानी कि 2C value becomes dash. Very very important line for NEET exam. जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है ड्यूरिंग एस फेज रिमेन्स सेम, दे रिमेन सेम, बट जो हमारी 2C वैल्यू थी, जो हमारा अमाउंट ऑफ डीएनए था, आफ्टर एस फेज बिकम्स डबल। ठीक है बच्चों। इसके अलावा अब बेटा डीएनए डबल हो रहा है तो हिस्टोन प्रोटीन भी डबल होगा या नहीं होगा? बस सोच के बताओ। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, यानी कि आई हैव 2 कॉपीज ऑफ डीएनए, यानी कि मुझे अब डबल पैकेजिंग करनी पड़ेगी। डबल पैकेजिंग का मतलब है मुझे डबल हिस्टोन प्रोटीन चाहिए। तो इस स्टेज पे डुप्लीकेशन ऑफ डैश भी होता है। क्या होता है इस स्टेज पे? डुप्लीकेशन ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स भी होते हैं, जो पैकेजिंग ऑफ डीएनए में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, वो स्पिंडल फाइबर कौन बनाता था मेरे प्यारे बच्चों? स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल। अगर लास्ट चैप्टर आपने मेरे साथ पढ़ा है तो मैंने आपको बताया था कि सेंट्रियोल एक ऐसी चीज है, एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो एनिमल सेल में मिलता है, जो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन करता है, जो सीलिया भी बनाता है, फ्लैजेला भी बनाता है।
ये जो सेंट्रियोल है जो स्पिंडल फाइबर बना रहा है, ये क्या करेगा, एक सेल में एक होता है, बट अब डिवीजन होने वाला है, तो यानी एक से क्या हो जाएगा, दो, यानी कि इस टाइम पे डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल भी होता है, और यही सेंट्रियोल रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डैश फाइबर्स, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। तो एस फेज में तीन चीजें डुप्लीकेट होती है, जल्दी से एक बार रिवाइज करके बता दो, तीन चीजें डुप्लीकेट होती है ड्यूरिंग एस फेज, जल्दी बताइए। ड्यूरिंग एस फेज तीन चीजें डुप्लीकेट हो रही है, वन डीएनए, सेकंड हिस्टोन, तीसरा सेंट्रियोल, डीएनए हिस्टोन सेंट्रियोल, ठीक है। और जीवन में क्या डुप्लीकेट हो रहा था, माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी राइबोसोम। बहुत अच्छे से ये चीज पढ़ के जाना है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे सी वैल्यू के और एन वैल्यू के, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आइए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ये मेरा सेल है G1 फेज में, जहां पे 2n है मेरा 4 और 2c है 4। What will be the 2n value and 2c value in G2 फेज, और बीच में था S फेज। दिमाग लगाइए एक बार। The number of chromosomes remains same in S phase, but it is the 2c value which becomes double in S phase, और S phase का सेल ही G2 फेज में जाता है। तो यानी कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो भी अभी कितने रहेंगे, 4, बट 2c वैल्यू हो जाएगी 8। क्या ये सबको समझ में आया, नहीं आया? अब फिर से एक और क्वेश्चन कराती हूं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है मेरे घबरीलो लाल। What is the 2n and 2c value in G1 phase if the 2n value is 16 and 2c is 32 in G2 phase? यानी कि अब क्वेश्चन उल्टा पूछा जा रहा है। अगर ये वैल्यू दी है तो ये भी पूछी जा सकती है, उल्टा भी सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो यहां पे अगर 2n इक्वल्स टू 16 है और 2c वैल्यू डबल हो जाती है, तो यहां पे 2c वैल्यू इसकी हाफ हो जाएगी, यानी कि 16। क्या ये हमको समझ में आया? अब एक क्वेश्चन और करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ n इक्वल्स टू 16, c 2c इक्वल्स टू 8, ठीक है। What will be the 2c value and 2n value if the cell is an endosperm cell? Yes, question। और ये एंडोस्पर्म सेल है और ये G2 फेज में है, G2 फेज में, एंडोस्पर्म सेल इन G2 फेज। बस थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है, कोई इतना झन्नाटेदार सवाल भी नहीं है, बस ऐसे पूछ पूछ के तुम इरिटेट करते एग्जाम में, और कुछ हो नहीं है बच्चों। टू सी वैल्यू जब ये स्टार्टिंग में G1 पे था तो 8 था, तो 2c वैल्यू अभी इसका डबल हो जाएगा G2 फेज में, तो ये हो जाएगा 16। n इक्वल्स टू 16 है, तो डिप्लॉयड नंबर कितना होगा इसका, 32। बट 3n नंबर पूछा है, क्यों? क्योंकि एंडोस्पर्म में ट्रिपल फ्यूजन से बनता है, ठीक है। तो यानी कि ये हो जाएगा 16 इंटू 3, 6 3 जा 18, 148 नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एंडोस्पर्म सेल।
अगर आपने ये आंसर दिया है तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है गाइस. नाउ यू नो द कॉन्सेप्ट वेरी वेल. अब आते हैं इस फेज के बाद कौन सा फेज आता है? गैप टू, या इसको हम कहते हैं G2 फेज, या कहते हैं इसको G2 फेज. गैप टू और G2 फेज. मैम मुझे दिक्कत हुई थोड़ी सी, कोई नहीं, अभी पूरा करेंगे ना. ये कॉन्सेप्ट अभी पूरे माइटोसिस मियोसिस में चलता रहेगा. G2 फेज. अब G2 फेज के बाद नेक्स्ट फेज कौन सा आना है ये बताओ, फिर उसके हिसाब से तैयारी करेंगे मेरे बच्चों. इसके बाद कौन सा आना है? एम फेज, माइटोसिस आना है. और माइटोसिस के लिए हमें क्या चाहिए? स्पिंडल फाइबर. धूम ताक ताक टेका टेका धूम ताक ताक ते 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 ते. ठीक है, तो ये क्या है? अभी स्पिंडल फाइबर बनाएंगे क्योंकि उसी की मदद से हम सेल डिवीजन कर पाएंगे. तो यहां पे मेन काम क्या चलेगा? स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, जो कि ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं और सेंट्रियोल बनाता है. ठीक है, एटीपी प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, एकदम से खर्चा बढ़ जाएगा. नहीं निकल शादी है उस टाइम पे, मम्मी 500 रुपए दोगे मेकअप के? जरूर बेटा, ले ले, बाद में कूटूंगी तुझे पकड़ पकड़ के. ठीक है, तो इस टाइम पे क्या है? एटीपी प्रोडक्शन हाई हो जाता है. एटीपी प्रोडक्शन सुपर हाई, क्योंकि डबल हो चुका है माइटोकॉन्ड्रिया. अब पता है कि एम फेज आने वाला है. अब बस बहने दो, मुझे बहने दो और दीदी को घर जाने दो. बस ये वाला मोमेंट पे आ चुके हम. सेल साइज ग्रो कर चुका है. सेल साइज और ग्रो करता है क्योंकि उसे पता और साइटोप्लाज्म चाहिए, क्योंकि आगे बंटवारा होने वाला है. ठीक है, इसके अलावा और क्या होता है? चेक्स फॉर एरर्स. नाउ दिस स्टेज ऑल्सो चेक्स DNA आफ्टर replication to avoid error. अगर डीएनए में एरर है, बाई चांस कोई म्यूटेशन हो गया, कुछ भी हो गया, तो फिर रेप्लिकेशन के बाद अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसे आगे सेल डिवाइड नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि वो पूरा का पूरा डीएनए खराब कर देगा आपका. अब आते हैं जी नॉट स्टेज पे. ये अलग स्टेज है. जी नॉट स्टेज ऑल्सो कॉल्ड एज क्विंसेंट स्टेज. छोटा सा इंट्रोडक्शन एनसीईआरटी ने इसके बारे में लिखा हुआ है, बहुत बड़ा नहीं लिखा एनसीईआरटी ने इसके बारे में. क्या है ये? आलसीए स्टेज. जब बच्चा कहता है मुझे अब कुछ नहीं करना, सेल एग्जिट सेल साइकिल, मोह माया छोड़ता हुआ. सेल एग्जिट सेल साइकिल, मोह माया इसने छोड़ दिया है, जिंदगी के कलेश इसे चाहिए ही नहीं. इस टाइम पे मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगा, दुनिया को एडवाइस बांटेगा कि मेरे साथ ऐसा हुआ, तुम ऐसा मत करना. मेटाबॉलिकली एक्टिव, इतना एडवाइस बांटेगा पूछो मत. ज्ञान बांटेगा, जिंदगी का ज्ञान, प्यार का ज्ञान बंटता हुआ इस टाइम पे. ये तभी काम करते हैं जब इन्हें बोला जाता है. ठीक है, सो दीज सेल्स डिवाइड ओनली व्हेन asked to do so. Example, heart cell and muscle cell. Example, heart cell and muscle cell. दिल तो वैसे भी जब तक बोला ना जाए काम कहाँ ही करता है गाइस. हार्ट सेल, मसल सेल, फिब्रोब्लास्ट. यस, फिब्रोब्लास्ट, वेरी गुड. ये भी एग्जांपल हो सकता है, बिल्कुल सही. फिब्रोब्लास्ट बिल्कुल सही मेरे प्यारे बच्चों. ना ना एक्टिव होता है अनन्या दीदी. अरे काहे को इनएक्टिव कर दी दीदी? ये टाइटैनिक के जहाज पे थोड़ी गया था कि लड़कियां के कारण बिल्कुल अटक के बैठ जाएगा पानी में. और नहीं तो नो छपरी, फुल एक्टिव. लड़कियां के प्यार में ऐसे थोड़ी वहीं पे बैठा रहेगा. बताइए, मेरा एक क्वेश्चन है डायरेक्टर से. नाव उल्टा करके दीदी को बिठाने से अच्छा है नाव को सीधा करके खुद भी बैठ जाओ. आप बताओ. फिर दुनिया कहती है मैम ऐसे करते हो आप. देखो, ऐसे पढ़िए नाव,
दीदी लेट गई। नाउ ऐसे 10 लोग और बच गए, बट हमसे कोई एडवाइस ही नहीं लेता है। नोबडी टेक्स एडवाइस। चलो आओ बेटा, आप चेक पॉइंट्स पे आते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो एनसीईआरटी में नहीं है, बट बहुत सालों पहले एक सवाल आया था नीट में चेक पॉइंट्स पे। मुझे नहीं पता अब सवाल आएगा नहीं आएगा, बट आ गया है तो कराना मेरा फर्ज बन जाता है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज चेक पॉइंट्स। सो द सेल साइकिल हैज गॉट 3 चेक पॉइंट्स। ये क्या है? बैरिकेडिंग, ठीक है। वो होती है ना, क्या कहते हैं उसे, अब वो जो पुलिस वाले लगाते हैं, नाकाबंदी। यस, नाकाबंदी कर देना। ऐसे चेक पॉइंट्स होते हैं, चेक करते हैं पुलिस वाले, ऐसे गाड़ी में जाते हैं, ओ लड़की, 2 लड़की 1 लड़का, पकड़ो, इनको पकड़ो, पक्के शराबी है। अच्छा 3 लड़के 2 लड़के, ये भी शराबी हैं, ठीक है। अच्छा बच्चा है छोटा सा, नहीं नहीं इन्हें जाने दो, इन्हें जाने दो, बस ऐसे करते हैं नाकाबंदी। तो यहाँ पे भी 3 जगह नाकाबंदी होगी टू चेक कि जो प्रोसेस चल रही है वो ठीक चल रही है या नहीं। तो यहाँ पे भी हमें पुलिस वालों की जरूरत है। यहाँ के जो पुलिस वाले होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? साइक्लिन्स। पहला साइक्लिन है पुलिस वाला, देखो साइक्लिन। साइक्लिन्स आर प्रोटीन्स जो चेक करते हैं कि सब काम बढ़िया चल रहा है या नहीं चल रहा है। मैम मतलब बच्चा साथ में लेके जाना है, देन यू वोंट बी एबल टू डू पार्टी, राइट? यही तो ट्रिक है उनके पास गाइस, क्योंकि किसी भी बार पब में आप जाओगे बच्चा अलाउड नहीं है, यानी कि तुम आ ही एक सांस्कारिक माहौल से रहे हो, इसलिए तो वो तुम्हें रोक नहीं रहा है। मामू को मामू बनाओगे तुम, पिटाई हो जाएगी। चलो, तो पहले पुलिस वालों का नाम क्या है? साइक्लिन्स। और दूसरे खतरनाक पुलिस वालों का नाम है सीडीकेस। ओ माय गॉड, सीडीकेस विच आर कॉल्ड एज साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस। इन्हें क्या बोलते हैं? साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस। ये आपकी एंजाइम है सीडीकेस। ये 2 है पुलिस वाले। काम क्या है इनका? टू चेक एरर्स ड्यूरिंग डिफरेंट फेजेस ऑफ सेल साइकिल। इन दोनों पुलिस वालों का काम क्या है गाइस? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीज 2 पुलिस वालास? टू चेक फॉर एरर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ठीक है। अब देखो बेटा, बट एक बहुत बड़ा बदतमीज है, एक ऐसा सेल जो किसी की नहीं सुनता, जो सिर्फ डिवाइड करता है, जो ना तुम्हारी सुनता है ना मेरी सुनता है, और ना ही पुलिस वालों की सुनता है। बदमाश है वो बहुत बड़ा। और मेरे बच्चों ने उस बदमाश का नाम लिख दिया, फातिमा वेरी गुड, काजल वेरी गुड, यानी कैंसर सेल। ये 2 पुलिस वाले किस सेल में काम नहीं करते हैं? ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा। पुलिस वाले काम नहीं करते हैं, यस। कैंसर सेल, राइट। सो दिस fails to work inside cancer cells. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कैंसर टॉपिक भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी, तब ये सारी चीजें मैं पूछूंगी कि बेटा क्या प्रॉपर्टी है कैंसर सेल की। व्हाई कैंसर सेल बिकम्स अ कैंसर सेल? बिकॉज इस पे नाकाबंदी, कंट्रोल लूज हो जाता है बॉडी का। The body fails to control them. That's why. किसी की नहीं सुन रहे, किसी की लगाम नहीं है इनके ऊपर, इसलिए डिवाइड करते रहते हैं और जहां खाना मिलता है वहां पहुंच जाते हैं। बेटा समझ में आया सबको? अब हम 3 चेक पॉइंट्स करेंगे, कब कब कैसे कैसे होते हैं, बट उससे पहले आप इसको लिखिए, मेटास्टेसिस। यस, आ गया। चला जाएगा इस आगे। अब 3 फेजेस के बारे में बात करते हैं, 3 चेक पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। तो पहला चेक पॉइंट है G1 और S के बीच में, ठीक है, G1 और S के बीच में।
द फर्स्ट नाकाबंदी इज बिटवीन G1 एंड S phase. दिस इज कॉल्ड एज G1 S phase चेक पॉइंट. तो इस टाइम पे किसकी तैयारी है? अब देखो यहां पे आ गई तुम्हारी बुआ और फूफा जी. हा दीदी, सगाई करने वाली हो बेटी की. अभी तक तुमने ये काम तो किया नहीं है. अभी तक तो अच्छे से तुमने मिठाइयां तक नहीं ली है. हाय हाय, ये देखो हमारे बिना तो कुछ नहीं होता. यस, बस यही है बेटा G1 और S फेज. ये चेक पॉइंट्स है जो आपको बताने के लिए कि आपने बिल्कुल सही से काम नहीं किया है. तो ये फेज, ये जो चेक पॉइंट है किस किस के बीच में है? बिटवीन G1 एंड S फेज. ठीक है. इस टाइम पे क्या चेक हो रहा है? न्यूट्रिशनल लेवल, कि जितनी चीजों का रिक्वायरमेंट है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए वो है या नहीं. ठीक है. सो क्या है बच्चों? न्यूट्रिशनल लेवल चेक पॉइंट. क्योंकि डीएनए रेप्लिकेट होगा, प्रोटीन भी चाहिए भर भर के, आरएनए भी चाहिए, एंजाइम्स भी चाहिए. अगर ये सब चीजें नहीं है तो डीएनए रेप्लिकेशन हो ही नहीं पाएगा. प्लस आरएनए रेप्लिकेशन, सॉरी, डीएनए रेप्लिकेशन इज अ एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस. इट्स अ एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस डीएनए रेप्लिकेशन. तो इसलिए हमें क्या चाहिए? एटीपी चाहिए खूब सारा, वरना काम नहीं हो पाएगा. हे भगवान. चलो अब आते हैं सेकंड चेक पॉइंट. द सेकंड चेक पॉइंट इज बिटवीन G2 एंड M फेज. G2 एंड M फेज. ये देखिए G2 एंड M फेज. बिटवीन G2 एंड M फेज, नाम से पता लग रहा है दिस चेक पॉइंट इज बिटवीन G2 एंड M फेज. यहां पे चेक हो रहा है. नाउ बिफोर इट गोज इनटू माइटोटिक फेज, द एंटायर डीएनए इज चेक्ड कि उसमें कोई एरर्स तो नहीं है. सो हियर द डीएनए replicated DNA is checked for errors. एरर्स के लिए चेक किया जाता है. ठीक है बच्चों, यही क्वेश्चन था नीट का. किस चेक पॉइंट पे चेक किया जाता है रेप्लिकेटेड डीएनए? यही क्वेश्चन था. दिस वाज अ क्वेश्चन, दिस वाज अ PYQ. ये वाला, ये क्वेश्चन में पूछा गया था, ये आंसर था. नेक्स्ट इज M and G1 फेज. So this is a very important checkpoint, that is checkpoint which is between end of one cell cycle and beginning of new cell cycle. So this is considered as a final checkpoint. So आगे के सारे फेजेस डन. लड़कियों निकाल लो सुंदर सुंदर अपने मार्कर, क्योंकि माइटोसिस शुरू करने वाले हैं. Yes, all the दीदीज, भैयाज आर यूजलेस, ये कुछ नहीं करेंगे. मैम डू दे बोथ चेक ऑल ऑफ इट? डू दे बोथ चेक ऑल ऑफ इट मतलब मेरे को अंग्रेजी समझ नहीं आई. मतलब डू दे बोथ, बोथ माने साइक्लिन्स एंड CDKs. यस मैम, अगर साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ तो ये, अरे M फेज का है, माइटोटिक फेज थोड़ी लिखा है. M फेज में साइटोकाइनेसिस भी आता है गाइस, भूल गए क्या? लो ये देखो, M फेज में साइटोकाइनेसिस भी आता है. इसके बाद क्या हो गया? लिखिए सब. अब लिख लेंगे तो माइटोसिस से स्टार्ट करेंगे. मैम माइनर और मेजर चेक पॉइंट्स बता दीजिए. ऐसा कुछ नहीं है. चलिए बच्चों, अब आते हैं माइटोसिस.
तो सबसे पहले एक रफ डायग्राम बनाते हैं माइटोसिस का, इंट्रोडक्शन लिखेंगे इस वाली स्लाइड पे, फिर प्रोसेस से स्टार्ट करेंगे हम। इंट्रोडक्शन, माइटोसिस। तो माइटोसिस में क्या होता है, वी हैव दिस मदर सेल and this mother cell divides into two daughter cell, क्योंकि सबको पता है काम लड़कियां ही करती है, तो इसलिए सन का नाम ही नहीं लिए हैं। बताइए, देखिए यहां पे भी इग्नोर कर दिया गया लड़कों को, और सबसे शानदार बात है लड़कों ने ही नाम रखा है मदर सेल डॉटर सेल। अपने आप को ही इग्नोर कैसे किया जा सकता है, ये इन लड़कों से पूछा जाए। तो ये हमारा मदर सेल, the mother cell divides through mitosis to produce two daughter cells. क्लास कब तक चलेगी, जब तक है जान। चले आप आज। The mitosis is an equational division. इक्वेशनल डिवीजन, यानी कि अगर मदर सेल के पास 46 क्रोमोसोम है तो डॉटर सेल्स के पास भी 46 और 46 क्रोमोसोम्स ही होंगे। दिस टाइप ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन। जितना मदर के पास है क्रोमोसोम उतना ही डॉटर सेल्स के पास भी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, दिस माइटोसिस अकर्स इन सोमैटिक सेल्स। कौन से सेल्स में होती है, सोमैटिक सेल्स ऑफ बॉडी। सोमा मींस बॉडी, सोमैटिक सेल्स में होती है माइटोसिस। इसके अलावा ड्रोन्स, जो कि हमारे मेल हनी बी है, मेल हनी बी, ये हेप्लॉइड होते हैं। तो अगर इन्हें ड्रोन्स को अपना गैमीट बनाना है तो उसके लिए भी माइटोसिस करते हैं, क्योंकि हेप्लॉइड होते हैं। ये मियोसिस नहीं करते, रिडक्शनल डिवीजन नहीं शो करते। अब आते हैं नेक्स्ट, अटेन मल्टीसेलुलैरिटी, रिपेयर इंजरीज, ग्रोथ, इन सब के लिए हमें चाहिए होती है माइटोसिस। इन सब के लिए मैम सुबह से ब्रश नहीं किया तो जल्दी उठना था बेटा, जल्दी उठते दीदी। और मुझे भी क्लास जल्दी लेनी होती है। अगर मैं अपने काम बताने लगी ना तुम्हें तो तुम गायब हो जाओगे क्लास से। इतने सुबह मैं भी 6 बजे उठती हूँ, जबकि मेरी क्लास 12 बजे होती है तुम्हारे साथ। 6 घंटे पहले उठती हूँ। क्यों? बच्चे को स्कूल भेजना, तैयार करना, फिर उसका टिफिन देना, फिर उसके बाद उसको भेजने के बाद खुद नहाना धोना, फिर उसके बाद सारी पूजा करना। अभी तो सोमवार भी चल रहे हैं तो मंदिर भी जाना रहता है मुझे। फिर उसके बाद नाश्ता बनाना अपने हस्बैंड का, वो जिम से आते हैं। फिर उसके बाद करके फिर मैं भी नाश्ता करती हूँ। फिर उसके बाद आज भैया पाचे की वो भी थी, क्या कहते हैं वो पूजा। फिर उसके बाद भाग के आई, आज जल्दी क्लास थी तुम्हारी। तो ये सब मेरे को मत बताओ, जूनियर्स भी नहीं हो तुम मेरे इन सब चीजों में। मेहनत नहीं करोगे कुछ नहीं मिलेगा लाइफ में। करते रहो कंप्लेंट, दिस इज लाइक एवरीबॉडी इज डूइंग इट, यू आर डूइंग नथिंग स्पेशल गाइस, नथिंग। कुछ नहीं कर रहे तुम स्पेशल लाइफ में, मैं बता दूं। कोई कुछ नहीं उखाड़ रहा, ये सब काम करते हैं। देयर इज नथिंग यूनिक वी आर डूइंग अनटिल अनलेस वी अचीव समथिंग। जब तक हम कुछ अचीव नहीं करेंगे हमारी कोई दो बात नहीं सुनेगा, यही सच्चाई है। यस चलो अब आएंगे सबसे पहला फेज माइटोसिस का करेंगे, विच इज प्रोफेज। लिखे सब, प्रोफेज। क्या करें क्या मैम, स्मॉल रिक्वेस्ट भाई, कर दे स्मॉल रिक्वेस्ट। इतनी देर से स्मॉल रिक्वेस्ट किए जा रहा है, कर दे भाई स्मॉल रिक्वेस्ट। बता, मियोटिक डिवीजन माइटोसिस को बोलते हैं क्या? नहीं जानवी बेटा, वो मियोसिस होता है, ये माइटोटिक डिवीजन है, वो मियोटिक डिवीजन है, अंग्रेजी। यस नहीं, मैं जिम नहीं जाती, मैं नहीं जाती, मेरे बस ही नहीं होता जिम शिम जाना ना बेटा, होता ही नहीं है बस की, मैं क्या करूं। बहुत सारी चीजें होती है मैनेज करने के लिए।
ना 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 ना। ठीक है, ऐसे बना लो सुंदर सुंदर से डायग्राम। एक इसका जूम करके भी बनाऊंगी मैं अभी। ठीक है, कुछ कुछ एनसीईआरटी जैसा दिख रहा है या नहीं? इसको जूम करके बना रही हूँ। कलर स्कीम मैंने बिल्कुल सेम रखी है डायग्राम वाली। बना लीजिए, बना लीजिए। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। रिक्वेस्ट फील्ड, ये रिक्वेस्ट थी इतनी देर से, क्या रिक्वेस्ट थी? अबे यार नालायको, मुझे तो करने दो, पढ़ने दो। रिक्वेस्ट फील्ड, गजब बदतमीज है। अरे रिक्वेस्ट कहाँ थी? फॉर मी वंस टॉक तेलुगु मैम। मैं आज तेलुगु सीखूंगी और कल आई विल टॉक। ठीक है, चलो मैं आज अपनी लिस्ट ऑफ वर्क टू डू में, थिंग्स टू डू, उसमें करती हूँ। एक सेकेंड, क्लास को एक्सटेंड कर दूं पहले। तुम ताना तेरा तेरा, आज हमारी केमिस्ट्री की क्लास है नहीं तो मैं ज्यादा टाइम लूंगी। चलो बना लिया भाई। अब आते हैं यहाँ पे। सो दिस येलो कलर थिंग जिसे स्पिंडल फाइबर बनते हैं, इसे कहते हैं सेंट्रियोल। सेंट्रियोल का अरेंजमेंट क्या होता है? 9+0, जो लास्ट चैप्टर में हम पढ़ के आए थे। इसके आसपास छोटे छोटे फाइबर्स निकलते हैं जिन्हें कहते हैं एस्ट्रल फाइबर्स, जो सपोर्ट के लिए जरूरी होते हैं। ठीक है बच्चों, एस्ट्रल फाइबर्स। फिर यहां पे हमारे स्पिंडल फाइबर से दो तरह के, ये बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस है तो इसे बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस स्पिंडल फाइबर, और जो स्पिंडल फाइबर हमारे क्रोमोसोम से अटैच है वो ऑफ कोर्स कॉन्टिन्यूअस तो नहीं है क्योंकि बीच में क्रोमोसोम है, तो इसे क्या बोलेंगे? डिसकॉन्टिन्यूअस स्पिंडल फाइबर, डिसकॉन्टिन्यूअस स्पिंडल फाइबर। ठीक है बच्चों, एक इसका नॉर्थ पोल, एक इसका साउथ पोल। बीच में क्या है? क्रोमोसोम्स। बीच में क्या है? ये रेड कलर से जो मैम ने बनाया है, क्रोमोसोम्स, जो सबसे कंडेंस फॉर्म में प्रेजेंट है। इन क्रोमोसोम्स के पास सिस्टर क्रोमेटिड है या नहीं? बहनें हैं या नहीं? जल्दी बताओ। यस, बहनें हैं या नहीं? है ना? बस, यानी कि एस फेज से गुजर के आया ये। अब यहां पे अगर आप देखेंगे जो ब्लू कलर से मैंने बनाया है, ब्लू कलर से, दिस इज अ प्रोटीन विच हेल्प्स इन द अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर विद द क्रोमोसोम। दिस प्रोटीन इज कॉल्ड एज काइनेटोकोर। इस प्रोटीन को क्या कहते हैं? काइनेटोकोर। प्रोटीन which helps in attachment with spindle fiber. ये क्रोमोसोम, ये दोनों क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड्स है इसके, सिस्टर क्रोमेटिड्स। और जो ग्रीन कलर से मैंने बनाया ये है स्पिंडल फाइबर। तो काइनेटोकोर वो चीज होती है जो अटैचमेंट में हेल्प करती है। डिसकॉन्टिन्यूअस फाइबर्स वो हैं जो किससे अटैच्ड है? क्रोमोसोम से।
क्योंकि बीच में क्रोमोसोम आ गया ना, तो ये कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकते। एस्ट्रल फाइबर्स ये छोटे छोटे, ये चीज छोटे छोटे येलो कलर के, ये देखिए छोटे छोटे येलो एस्ट्रल फाइबर्स। अब इसकी 2n एंड 2c वैल्यू बताने की कोशिश करेंगे सब बच्चे खुद से, मैं कोई हेल्प नहीं करूंगी, खुद से बताने की कोशिश करेंगे सारे बच्चे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं? 4। वेरी गुड, एक्सीलेंट, आई एम सो हैप्पी कि आप 2n एंड 2c वैल्यू खुद से काउंट करना सीख गए डायग्राम को देख के। अब आते हैं इसके कैरेक्टर्स, क्या क्या चीजें हैं, फीचर्स जो हमें प्रोफेस में देखने को मिलती है इन माइटोसिस। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन disintegrates, as you can see the white dotted line, this is a nuclear membrane, nuclear membrane disintegrates, और लेट प्रोफेस तक तो बिल्कुल गायब हो जाती है। ठीक है, ER गोल्जी, ER गोल्जी and nucleolus disappear, disappear. Centriole moves towards, centrioles moves towards pole, जैसे आप देख सकते हैं पोल्स की तरफ मूव कर गया है। स्पिंडल फाइबर attaches to chromosome via kinetochore, and here the chromosomes are fully condensed. मैम वो मेटाफेज का है, स्पिंडल अटैचमेंट वाला। अरे इधर भी स्टार्ट हो जाता है अटैचमेंट, वहां पे कंप्लीट होता है, यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट स्टेप कौन सा होगा आफ्टर प्रोफेस? प्रोफेस के बाद अब नेक्स्ट कौन सा आएगा? मेटाफेज। मैम बट पीवाईक्यू में स्पिंडल फाइबर अटैच इन मेटाफेज, हाँ हाँ बिल्कुल सही है, मैं मना नहीं कर रही, अभी बता रही हूं, आ जाओ, डोंट वरी। सेकेंड हमारा मेटाफेज। देखो बेटा कोई भी क्लियर कट चीज तो होती नहीं जब सेल डिवाइड करता है, क्योंकि एनसीईआरटी ने लिखा है तो आप लोग को लगता है ऐसा है, बट ऐसा नहीं होता। जब आप आगे पढ़ेंगे ना आपको पता लगेगा। आओ ये बना लेते हैं सेंट्रियोल, ये बना लेते हैं एस्ट्रल फाइबर्स, अब सारे क्रोमोसोम्स कहां बनाएंगे हम? मेटाफेज प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेट पे, ये बना लिया हमने इक्वेटोरियल प्लेट पे, ये देखो ऐसे इक्वेटोरियल प्लेट। डिसकॉन्टिन्यूअस स्पिंडल फाइबर्स, कॉन्टिन्यूअस स्पिंडल फाइबर्स, ये रहा। Now please tell me what is a 2n and 2c value in this stage of a cell?
4 and 8 बिल्कुल सही, कोई इसमें फर्क नहीं आएगा। अब आते हैं इसके कैरेक्टर्स। पहला कैरेक्टर इज अ ट्रिक टू रिमेंबर। एम से मेटाफेज, एम से मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम, ऑफ क्रोमोसोम। व्हाट इज द शेप ऑफ क्रोमोसोम, ये आपको पता लगता है मेटाफेज में। कब पता लगता है बच्चों ये चीज आपको? मेटाफेज में। मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम, मेटाफेज। एम मॉर्फोलॉजी, ऐसे याद रखना है। अब 4 शेप होते हैं विल्ले जीजाजी, जो हमने कल पढ़े थे। 4 शेप हो सकते हैं, वी, एल, जे, आई शेप। वी किसकी होगी? मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम की। ये होगी सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम की। जे होगी आपके एक्रोसेंट्रिक की, और आई होगी आपकी शेप टीलोसेंट्रिक की। वेल्ले जीजा जी। So all chromosomes align themselves at equatorial or metaphasic plate after condensation. तो पहले तो मॉर्फोलॉजी पता लगी, दूसरी चीज क्या हमें पता लग रही है इसमें कि all chromosomes align themselves at equatorial or metaphasic plate after condensation. The spindle fiber attachment with kinetochore is completed for later chromosomal movement. What first line? Next, here we are going to talk about a poison which is called as colchicine, which is called as mitotic poison, जो किससे ऑब्टेन किया जाता है? कॉल्चिकम से। अलाइन देमसेल्व्स एट इक्वेटोरियल और मेटाफेजिक प्लेट। ये क्या करता है? दिस इनहिबिट्स माइटोसिस। ये माइटोसिस होने नहीं देता है पॉइजन, जिसके कारण सेल में हो जाती है पॉलीप्लॉइडी, लीड्स टू पॉलीप्लॉइडी, क्योंकि इस सेल को अरेस्ट कर लेता है, माइटोटिक अरेस्ट। बेटा रजा आपको तो समझ भी नहीं आएगा, क्योंकि आपके अंदर ना तमीज नहीं है टीचर से बात करने की। जब टीचर समझाते तो आपको लगता है फालतू बोल रहा है, ठीक है, और जब टीचर आपको पढ़ाता है तो आपको लगता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर आपको मेरे से बायो समझ नहीं आती है, वी हैव गार्गी मैम ऑल्सो, आप उनकी क्लासेस अटेंड कर सकते हो बेटा, क्योंकि मैं तो ऐसे हंसते खेलते ही पढ़ाती हूँ। आप वहां जाके आराम से पढ़ सकते हो। डन बच्चे? मैम कॉल्चिसिन क्या होता है? कॉल्चिसिन एक तरह का केमिकल है जिसे हम माइटोटिक पॉइजन कहते हैं। अगर ये पेड़ के अंदर डाला जाए ड्यूरिंग सेल डिवीजन, तो वो सेल डिवीजन होने नहीं देता है, जिसके कारण पॉलीप्लॉइडी हो जाती है सेल में।
कॉल्चिसिन क्या होता है मैम? ओके, मैं फिर से बता देती हूँ। कॉल्चिसिन एक तरह का केमिकल है जो माइटोटिक पॉइजन होता है, जो माइटोसिस को होने नहीं देता, उसके कारण पॉलीप्लॉइडी हो जाती है। ठीक है। नहीं बेटा, कैंसर सेल पे से यूज नहीं कर सकते, वो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। पहले तो ये समझो कैंसर सेल अलग नहीं है, वो हमारे शरीर के अंदर ही होते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, एनाफेज। कैसे लिख रहे हैं हम? ऐसे, थर्ड लिखेंगे, एनाफेज। डायग्राम बना लेते हैं इसका। सबसे पहले क्या बनाएंगे? सेंट्रियोल। सेंट्रियोल्स, सबसे पहले सेंट्रियोल बनाया, ये एस्ट्रल फाइबर्स हैं, ये ने एस्ट्रल फाइबर्स। अब बहनों का बिछड़ने का समय आ चुका मेरे प्यारे बच्चों। अब एक घर में दो बहनें रहती थी, अब एक कहीं और, एक कहीं और। ठीक है, बिछड़ने का समय आ चुका है। सेंट्रोमियर टुवर्ड्स पोल, याद रखना, सेंट्रोमियर टुवर्ड्स पोल। पोल की तरफ रहेंगे सेंट्रोमियर, और ये रहेंगे हमारे फाइबर्स। ये देखिए, ये इस तरफ मूव करता हुआ इस तरफ, मूवमेंट के लिए मैं एरोज भी बना रही हूं। ये इस तरीके से मूव करता हुआ, और यहां पे टेक्निकली अब आपके दो सेल्स बनते हुए, 2N 2C 2N 2C। अब देखिए, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 1 2 3 4, डीएनए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब समझ में आया बेटा 2C वैल्यू कब हाफ हुई वापस से बढ़ने के बाद? समझ में आया या नहीं? तो यहां पे स्प्लिटिंग ऑफ क्या हो रहा है? सेंट्रोमियर, and the chromosomes move towards pole. In anaphase we have splitting of centromere and chromatids moves towards pole. बहनों की शादी हो गई, अपने अपने घर चली गई तितली बन के। अब वीकेंड्स पे आएंगी तितलियां घर पे, खूब सारी ससुराल की चुगली लेकर। टीलोफेज, मैम मेरी दीदी करती है ऐसे, है ना? चलो, ये हमारा एक सेल है टीलोफेज, ये हमारा एक न्यूक्लियस बनता हुआ, और इसमें हमारा दूसरा न्यूक्लियस। तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस कंप्लीट होती हुई, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस कंप्लीट होती हुई मतलब कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होती हुई। ठीक है, इसके अंदर अपना न्यूक्लियोलस है, इसके पास भी अपना न्यूक्लियोलस है, इसके पास अपना डीएनए है, अपना क्रोमोसोम है, चार क्रोमोसोम बना रही हूं मैं। ये देखिए,
इस तरीके से, दिस इज टीलोफेज। मैम ये सी क्यों हाफ हुआ? पहले गगन ये ऐसे था, अब ये बस ऐसे है, तो अब हाफ हुआ या नहीं हुआ? एनाफेज से पहले कुछ ऐसे दिख रहा था, एनाफेज में ये वाला पार्ट ऊपर चला गया, इतना पार्ट नीचे आ गया, तो हाफ हो गया ना क्रोमोसोम। एक बहन ऊपर, एक बहन नीचे, एक नॉर्थ इंडिया, एक साउथ इंडिया। जहां एक घर में 2 बहनें रहती थी, अब एक बहन चली गई नॉर्थ इंडिया, एक चली गई साउथ इंडिया, तो हाफ हो गया ना। चलो, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का क्या हाल लग रहा है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर्स। नेक्स्ट, न्यूक्लियोलस, ER, गोल्जी रीअपियर्स। वापस आते हुए सारे खिलाड़ी जो भाग गए थे मुसीबत के टाइम, क्रोमोसोम्स वापस से खुल गए हैं, क्रोमोसोम्स डीकंडेंस। जैसे ही लड़के लोग होते हैं ना, बाहर से आते सब उतारे हुए बैठ जाते हैं, चड्डियों में बैठे होते हैं, वो लूज बाबा आदम के कच्छों में बैठे होते हैं। यस, बाहर बिल्कुल बिल्कुल सुपुत्र बन के जाएंगे, घर आके बिल्कुल कुपुत्र की तरह दिखेंगे। संडे के दिन तो बालकनी में निकलने का मन नहीं करता है, सारे अंकल बिना बनियान के खड़े होके अपने नाखून काट रहे होते हैं, कलर लगा रहे होते हैं। भाई घर के अंदर कर लो, वहीं चाय आ रही होती है, वहीं पे फोन पे अरे माल भेज, यहाँ पे 2-4 गाली दे रहे होते हैं। संडे के दिन तो बालकनी में निकलने का नियम ही नहीं है कॉलोनी में। यस, अभद्र नजारे देखने को मिलते हैं। भाई कॉलोनी में देखने को मिलते हैं बेटा, कैसे पता क्या? आप निकल लो, बालकनी में खड़े हो जाओ, नजारे ही नजारे हैं। हाय लीना, छी लीना, छी। चले आगे, लिखो डीएनए भी। यस, डिवाइड, डीएनए ही तो डिवाइड हुआ ना। एक कॉपी डीएनए की उसके पास चली गई, किसके पास आ गई? यस। Cytokinesis, which is cytoplasmic division. This is different in case of plants and animals. So we are going to make table for this. Parameter in case of plants and in case of animals. पहला सेंट्रियोल, एस्ट्रल फाइबर, ये पैरामीटर्स ले रही हूं मैं, जिन जिन में हम इन्हें अलग करेंगे। फरो एंड द टाइप ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। मैम तो 2 दिन में चैप्टर खत्म कर देंगे आदित्य। नहीं चुमा लो। नहीं, मैं कुछ स्किप कर रही हूँ तो बताओ, मैं तो डायग्राम भी बना रही हूँ, समझा भी रही हूँ, लिखने का टाइम भी दे रही हूँ, क्लास भी ले रही हूँ। सेंट्रियोल प्लांट सेल में होते हैं? नो मैम। एनिमल्स में होते हैं? यस मैम। एस्ट्रल फाइबर प्लांट्स में होते हैं? नो मैम। एनिमल्स में होते हैं? यस मैम। फरो इनमें नहीं होती, इनमें बनती है। ठीक है। नाउ द टाइप, प्लांट सेल में साइटोप्लाज्मिक डिवीजन इज सेंट्रीफ्यूगल, जबकि एनिमल सेल में इट इज अ टाइप ऑफ सेंट्रीपिटल टाइप ऑफ डिवीजन।
ये अंदर से बाहर, वो बाहर से अंदर। आई थिंक इतना तो तुम्हें पता ही होगा, फिजिक्स पढ़ रहे होंगे। बेटा काजल, यहाँ मैं क्लास लेने आती हूँ, आपकी काउंसलिंग कराने नहीं आती। अगर आप सोच रही है मैं छोड़ के आपका डाउट लूंगी तो सॉरी, स्पैम करना बंद कीजिए वरना ब्लॉक कर दूंगी। आइए, तो सेंट्रीफ्यूगल यानी कि अंदर से बाहर जाने की बात करेंगे। तो ये हमारे एक प्लांट सेल है जिसके पास दो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस 1, न्यूक्लियस 2। अब इसमें साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होना है, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक डिवीजन कैसे होगा, ये देखिए, ये 1, ये 2, ये अंदर से बाहर की तरफ ऐसे जाता हुआ है, ये देखिए ऐसे। इसके पास न्यूक्लियस 1, इसके पास न्यूक्लियस 2, ठीक है बच्चों। फिर जब ये दोनों सेल डिवाइड करेंगे इस तरीके से, ये देखो, ये देखो, ये दोनों डिवाइड कर गए, ये बन गया प्लाज्मोडेस्मेटा। और इन दोनों सेल्स को जोड़ने के लिए बीच में होता है मिडल लेमेला। ये हो गई मिडल लेमेला, जो कैल्शियम पेक्टेट या मैग्नीशियम पेक्टेट से बना होता है, जो मैंने लास्ट चैप्टर में भी समझाया था, ठीक है। तो सबसे पहले ये एक सेल है जिसमें दो न्यूक्लियस है, यहां पे बनेगा सेल प्लेट, सेल प्लेट। ये सेल प्लेट अंदर से बाहर की तरफ बनेगी। जब ये दोनों सेल डिवाइड करेंगे तो इन दोनों के बीच के कनेक्शन को हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मोडेस्मेटा, प्लाज्मोडेस्मेटा। और ये बीच का जो सीमेंटिंग मटेरियल है ये हमारा मिडल लेमेला, मिडल लेमेला, जो किससे बना है, कैल्शियम या मैग्नीशियम पेक्टेट से। सेंट्रीपिटल, यहां पे हमारा एक एनिमल सेल है, ये इसका न्यूक्लियस 1 है, ये इसका न्यूक्लियस 2 है। ये बाहर से अंदर फरो बनेगी, ये देखिए जैसे गुब्बारे को पिचका देते हैं, बिल्कुल इस तरीके से इसको भी पिचका दिया। ये देखिए N1 N2, ये बाहर से अंदर आ रही है फोर्स, फरो बन रही है। नाउ 2 cells will be formed. This is N1 and this is N2. ये क्या है, फरो, फरो। केमिस्ट्री की क्लास होगी या नहीं होगी, जो क्लास चल रही है उसमें तो दिमाग है नहीं दीदी का, ना ही भैया का। दिमाग है कि आगे की क्लास करे या ना करे, और क्या। बस सिलेबस ही तो कंप्लीट करने आए मैम, हम बैच लेके पैसे खर्च करके, बस हम क्लास करते हो, बस भरते रहते नोटबुक। पर वो सब तो मजाक की बात है मैम यार, समझना पढ़ना ना ना ना। इसलिए तो आजकल बच्चे 2-2, 3-3 हजार के बैचेस भी ले लेते हैं, बस सिलेबस कंप्लीट करने से मतलब है। ये एक निपटाने का काम है, प्रिपरेशन का काम थोड़ी है। सिलेबस निपट गया, बस उसको पढ़ना, रिवाइज करना, क्वेश्चन सॉल्व करना, पेपर में अच्छे नंबर लाना, ये सब तो बकवास है मैम यार। ये सिर्फ निपटाने के लिए आते हम, कॉपी भरने के लिए आते हम डेली। पढ़ना वढ़ना क्या होता है, केमिस्ट्री की क्लास लगाएंगे मैम, फिर सर को बोलेंगे कब खत्म होगी, अरे आज का काम निपटाना है मैम। पढ़ाई क्या होती है मैम, सब मजाक है लाइफ में, और नहीं। मम्मी को दिखा देंगे, देखो पन्ने भर रहे हैं, आज टीचर नहीं आया, बिल्कुल पंचुअल टीचर नहीं है ये। मैं देखो कॉपी भरता हूँ डेली, मार्क्स नहीं लाता वो डिफरेंट है, एफर्ट पूरे मेरे। चलो, तुम जितना ऐसे कहते हो ना मैम जल्दी छोड़ दो, मैं उतना ज्यादा पढ़ाती हूँ, पता है। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, मुझे अच्छा लगता है ऐसा। तुम और बोलो कि मैम जल्दी छोड़ दो, या कब छोड़ोगे, और चलेगा सिलेबस। सबसे पहले सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस क्या भाई, ग्रोथ इसी के कारण होती है, और मेंटेनेंस ऑफ सेल साइज एंड नंबर, मेंटेनेंस ऑफ सेल साइज एंड नंबर। ये रिपेयर में भी हेल्प करता है किसी इंजरी के केस में, ठीक है। रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ ड्रोन्स, रिप्रोडक्शन
में भी हेल्प करता है, जैसे कि मैंने ड्रोन्स बताया था जिनमें गेमीट्स बनते हैं माइटोसिस से, ठीक है। और क्रोमोसोम नंबर्स, दिस ऑल्सो मेंटेन्स क्रोमोसोम नंबर, कम नहीं होने देता है क्योंकि इक्वेशनल डिवीजन है। वाईटी की क्लास शुरू होगी अब हमारी थर्सडे से। थैंक्स यथार्थ, 20 घंटा पड़ा हुआ, देखो जहर निकल रहा है, जहीर इज नाउ जहर है या प्यार है। यस कितने कितने 1 घंटे की क्लास ली है बस मैंने, 1 डेढ़ घंटे की। रोना देखो कितना, रोना देखो, आज तो हमने पढ़ी भी नहीं एनसीईआरटी, वो भी पढ़नी है हमें। रोना देखो, रोना अलग लेवल का रोना। और क्या। चलो भागो भागो।